हेलो डियर स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टडी कर रहे थे, जहां पर स्टूडेंट्स हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और जो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो उनका जो सोर्स है, उनकी वेवलेंथ एंड उनकी फ्रीक्वेंसी, उन सभी की स्टडी हमने कर लिया था स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो कि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के बेस पर डिजाइन किया गया है उसको भी स्टडी हमने स्टूडेंट्स कर रखा है। आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ज्यादा यूज या ज्यादा डिटेल में तो हमारे चैप्टर में नहीं है, ठीक है ना। हमें जस्ट एक सिंगल लाइन में बता देना है कि जैसे कि गेमा रेज है उसका क्या यूज है, माइक्रोवेव्स है उनका क्या यूज है। इनके डीप में स्टडी तो जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे वहां पे करोगे स्टूडेंट्स। तो बेसिकली जो छोटा मोटा पॉइंट्स है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है वो 7 टाइप की है ना, और उन सभी की स्पीड वैक्यूम में सेम होती है। ये बात आपको अच्छे से पता है स्टूडेंट्स। अगर मैं उनके नाम बता दूं तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम गेमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, ठीक है ना, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव। दीज आर द 7 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसे आप स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इवन मैंने आपको जो वर्कशीट सेंड की है उसके अंदर भी मेंशन है, ठीक है, डिटेल में मेंशन है, तो उसमें भी आप स्टडी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करते हैं कि गेमा रेज है ना, इसका क्या यूज है, ठीक है। तो सबसे पहले तो टॉपिक डालते हैं या हेडिंग डालिए यूज ऑफ ईएम वेव, क्योंकि हमें यूज पता होना चाहिए कि इसकी स्टडी हम क्यों करते हैं, ठीक है। तो गेमा रेज, ठीक है, गेमा रेज के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है और वेवलेंथ बहुत कम होती है, ठीक है। तो गेमा रेज का एक्चुअली यूज क्या है स्टूडेंट्स, देखते हैं। गेमा सबसे पहला यूज लिखता हूं मैं, इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, है ना, इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स आपको याद हो तो मैंने आपको पहले भी कहा था गेमा रेज का जो सोर्स होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से होते हैं या जो न्यूक्लियाई होते हैं वही होते हैं। तो किसी भी एटॉम का जो न्यूक्लियस है उसका जो स्ट्रक्चर है उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है गेमा रेज से, ठीक है। गेमा रेज का जो स्टूडेंट सेकेंड यूज है वो ट्रीटमेंट फॉर कैंसर के लिए, यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट, यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो जो लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं या जिनको कैंसर हो चुका होता है उनके लिए उनका जो ऑपरेशन होता है स्टूडेंट्स उसमें गेमा रेज का यूज किया जाता है। और भी बहुत सारे यूज हैं बट फिलहाल आप इनको इतना ही ध्यान में रखिए। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स हम एक्सरेज पे कि एक्सरेज का क्या यूज है। एक्सरे का देखो स्टूडेंट्स, एक्सरे का तो एक्चुअली जो सबसे पहले यूज होता है वो मेडिकल सिस्टम में है, मेडिकल डायगोनिस, ठीक है। सेकेंड जो यूज है, स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन सॉलिड, स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन सॉलिड। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिसको यूवी रेज भी कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का क्या यूज होता है, टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने के लिए भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज किया जाता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का बहुत ज्यादा यूज है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करने के लिए, बनाने के लिए। थर्ड है यूज फॉर डिटेक्शन of fingerprints in forensic lab, used
in detection of fingerprints in forensic lab। लैबोरेटरीज में भी अल्ट्रावायलेट का यूज किया जाता है। फोर्थ नंबर स्टूडेंट्स, टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम, टू फाइंड स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बात करते हैं विजिबल लाइट। ठीक है, नाम से ही क्लियर है विजिबल, कि जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करके हम पूरे वर्ल्ड को विजिट कर पाते हैं, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम कहते हैं विजिबल लाइट। यानी कि सबसे पहला यूज इसका आप ये लिख सकते हो, टू सी द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए विजिबल लाइट का यूज होता है। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन, इसका मतलब होता है थर्मल रेडिएशन। तो थर्मल रेडिएशन का क्या यूज है, आपको अच्छे से पता है। टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन फॉर टेकिंग फोटोग्राफी ड्यूरिंग द फॉग हेज एटसेट्रा। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन। और स्टूडेंट्स ये जस्ट आपको ध्यान में रखना है, याद कर लेना है, बिकॉज बेसिकली एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इतने ज्यादा क्वेश्चंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बेस पर नहीं आते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम इज यूज्ड टू द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर बात करते हैं माइक्रोवेव की। माइक्रोवेव जो माइक्रोवेव है उनका यूज होता है रडार कम्युनिकेशन सिस्टम में। रडार कम्युनिकेशन सिस्टम फर्स्ट यूज है। सेकंड, कुछ डोमेस्टिक इंस्ट्रूमेंट है उनमें भी यूज किया जाता है। इन डोमेस्टिक इंस्ट्रूमेंट, लाइक एज एग्जांपल मैं आपको दूं तो ओवन है ना, घर में सभी के ओवन तो होगा ही, उसमें भी माइक्रोवेव का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। ओके, तो एक और वेव है, लास्ट है रेडियो वेव। स्टूडेंट्स जो रेडियो वेव होते हैं उनका यूज हम रेडियो एंड टीवी, है ना, रेडियो और टीवी में कम्युनिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। तो रेडियो वेव का यूज क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, है ना, इन रेडियो एंड इन टेलीविजन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ठीक है, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने आपको यहां पर बताया है इतना ही आप ध्यान में रखिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर की। उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर की। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि यहां पे हम अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में बहुत ज्यादा डीप में स्टडी नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। ये सारी चीजें आप पढ़ोगे बायो के अंदर। मैं आपको जस्ट यहां पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में। वो इसलिए क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स का एक नया चैप्टर है कम्युनिकेशन सिस्टम। लेकिन आपकी बुक में
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और कम्युनिकेशन सिस्टम को कंबाइन करके एक्सप्लेन किया गया है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम कम्युनिकेशन सिस्टम की स्टडी करेंगे। तो कम्युनिकेशन के लिए अर्थ एटमॉस्फेयर किस तरीके से हमारी हेल्प करता है और वो कैसे करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसकी स्टडी जब हमें नेक्स्ट लेक्चर में करनी है तो उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में कितने लेयर्स हैं, उनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, कितनी गैसेस एटमॉस्फेयर में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो उसकी जस्ट हम बेसिक स्टडी करने वाले हैं। इन डीप जाके स्टडी तो आप बायो में ही करोगे, ठीक है ना, एनवायरमेंट स्टडी जहां पर आप पढ़ते हो, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो आपकी अर्थ है ना, ये अर्थ, ठीक है, तो इसके सराउंडिंग में यहां पर बहुत सारी ऐसे गैसेस हैं। अर्थ सरफेस पे भी गैसेस हैं, लेकिन यहां पर गैसेस की बहुत सारी लेयर है, ठीक है। तो जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर यहां पर एक गैसेस का एक एनवलप बन चुका है, ठीक है। तो उस एनवलप को ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, द एनवलप, ठीक है स्टूडेंट्स, या आप कह सकते हो द गैसेस एनवेलप surrounding the earth is called earth atmosphere। ये बात आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। इस एटमॉस्फेयर में आपको पता होगा भी, नो डाउट, 78% नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, 21% ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, और स्टूडेंट्स 1% में रिमेनिंग अदर गैसेस लाइक आप कह सकते हो CO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 एटसेट्रा, ठीक है फ्रेंड्स, रिमेनिंग अदर गैसेस हैं। स्टूडेंट्स जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसको डिफरेंट लेयर में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है आपका ट्रोपोस्फेयर, जो अर्थ के सबसे नजदीक का स्फेयर है ना, जहां पे टेम्परेचर 290 केल्विन टू 220 केल्विन तक होता है, नियर टू अर्थ, ठीक है। टेम्परेचर इज 290 केल्विन टू 220 केल्विन। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर कम होने लग जाता है, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद का जो लेयर है उसका नाम है स्टूडेंट्स स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। देन थर्ड नंबर पे स्टूडेंट्स है आपका मेसोस्फेयर, इन सभी का अपना एक यूज है। फिर है आयनोस्फेयर, ठीक है, आयनोस्फेयर। स्टूडेंट्स आयनोस्फेयर में फ्रेंड्स मैं लाइन से बता रहा हूं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर। फ्रेंड्स आयनोस्फेयर में एक्चुअली बहुत सारे चार्जेड पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। आयनोस्फेयर इसमें ज्यादातर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिख सकते हो। मोस्टली चार्जेड पार्टिकल्स, आयंस and electron in this sphere. Some neutral particle मतलब जैसे कि लाइक न्यूट्रॉन, some neutral particle is also present in this sphere। अब इनका यूज कैसे करना है आपको कम्युनिकेशन सिस्टम में, वो तो हमें नेक्स्ट लेक्चर में ही स्टूडेंट्स पता चलने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात आती है ओजोन लेयर की।
एक यहां पर ओजोन लेयर भी होती है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करता है स्टूडेंट्स? ओजोन लेयर सन की तरफ से आने वाली जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट या यूवी रेज, ठीक है, एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इमिटेड बाय सन। सन की तरफ से जितने भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं उसको वो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे स्टूडेंट्स कि जो आपका आयनोस्फेयर है, यहां पर आयनोस्फेयर, कम्युनिकेशन सिस्टम में आयनोस्फेयर का बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। अब ये यूज तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो लेयर्स हैं वो किस तरीके से डिवाइड की गई हैं और अर्थ सरफेस से कौन सी लेयर कितनी हाइट पर है उसको मैंने यहां पर डायग्राम के थ्रू आपको बताया हुआ है। देखो स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है। तो अर्थ की ये जो सरफेस है, इस सरफेस से 12 किलोमीटर के जो आप ऊपर जाओगे 12 किलोमीटर, सबसे पहले आपको ट्रोपोस्फेयर मिलेगा जो कि अर्थ सरफेस के सबसे नजदीक का स्फेयर है स्टूडेंट्स। मोस्टली गैसेस जो होती हैं वो आपको ट्रोपोस्फेयर में ही मिलने वाली हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर ओजोन लेयर। ओजोन लेयर आपको अच्छे से पता है कि उसका यूज क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए जो कि सन से निकलती हैं और वो हमारे लिए काफी हार्मफुल भी हो सकती है स्टूडेंट्स। ओजोन लेयर के बाद बात आती है मेसोस्फेयर की जो कि अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर की हाइट पर है। देन थर्मोस्फेयर, अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर, ठीक है। और फिर आता है नियरली हैवीसाइड लेयर। नियरली हैवीसाइड लेयर अर्थ से लगभग 110 किलोमीटर की हाइट पर होता है और ये जो लेयर होती है नियरली हैवीसाइड, सॉरी किनली हैवीसाइड लेयर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन होता है स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, किनली हैवीसाइड लेयर में जो कि अर्थ सरफेस से 110 किलोमीटर ऊपर होता है और इसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होता है। और उसके ऊपर आता है स्टूडेंट्स एपल्टन लेयर। एपल्टन जो लेयर होता है वो 480 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं स्टूडेंट्स, ये जो मैंने किलोमीटर्स बताए हैं ये डेटा थोड़े से वेरी करेंगे, है ना। ये साइंटिस्ट ने जो डेटा हमें बताया वो हम आपको बता रहे हैं। ये डेटा मतलब 12 किलोमीटर से या 15 किलोमीटर भी हो सकता है, 50 से 60 हो सकता है ना, 80 to 70, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं ये, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो यहां पर देखिए एपल्टन लेयर और जो नियरली हैवीसाइड लेयर है, ठीक है, वो दोनों ही लेयर किस में आते हैं स्टूडेंट्स? आयनोस्फेयर में आती हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये सारी लेयर्स को ध्यान में रखना है, याद करके रखना है, बहुत ज्यादा यूज है और फिजिक्स में इसके बेस पर एग्जांपल नहीं आएंगे, डोंट वरी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जेई नीट मेंस में भी इसके बेस पर कोई एग्जांपल नहीं आएंगे। ये मैंने जस्ट आपको इसलिए बताया कि आपको ये पता रहे कि कम्युनिकेशन सिस्टम में जब मैं आपको बताऊं कि जो वेव्स हैं, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और मैंने आपसे कहा कि वो जो स्ट्रेटोस्फेयर में जाकर वहां से टकराकर रिवर्स हो गई, ठीक है, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम ना हो कि ये स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है। इसके लिए मैंने जस्ट आपको एज ए हिंट ये टॉपिक एक्सप्लेन किया है कि आपके अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बता दिया आयनोस्फेयर का बहुत ज्यादा यूज है। उसके पीछे का रीजन ये है किनली हैवीसाइड लेयर, क्योंकि यहां पे चार्जेड पार्टिकल्स जो होते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर मैं आपको बताऊं, इसके आगे हम चलते हैं, तो आपने सभी ने एक नाम जरूर सुना होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए आज क्यों खतरा बना हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें जानना। देखो स्टूडेंट्स,
ये अगर मैं बात कर लूं अर्थ की, ठीक है, तो अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पर यहां पर स्टूडेंट्स एक लेयर है जिसके अंदर मान लेता है कुछ इस तरीके से कि मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ऐसे करके। इस लेयर में ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अब ग्रीन हाउस गैस का मतलब मैं एज ए एग्जांपल आपको देता हूं CO2, CO, ठीक है, CH3, सॉरी CH4, N2O। स्टूडेंट्स ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है। कैसी गैसेस हैं? ग्रीन हाउस गैस है। सबसे पहले तो मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट है, मतलब जो उसका एडवांटेज है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। स्टूडेंट्स मान लेता हूं यहां पर कि सन है, यहां कहीं पे सन है, ठीक है, और सन से जो भी लाइट आई, सपोज करो स्टूडेंट्स वो अर्थ सरफेस पर आ गई, तो अर्थ ने कुछ अमाउंट की जो लाइट है वो एब्जॉर्ब कर ली और रिमेनिंग लाइट को उसने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, रिमेनिंग लाइट को स्टूडेंट्स अर्थ ने रिफ्लेक्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स जब ये अर्थ से जब ये वाली लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस की जो एक लेयर है वो लेयर इस लाइट को एक बार और रिफ्लेक्ट कर देती है, लेकिन वो कुछ अमाउंट में रिफ्लेक्ट करती है स्टूडेंट्स। यानी सपोज करो यहां से 100%, मतलब यहां से जो भी लाइट आई है उसको आप 100% मान लीजिए, 20 या 30% जो लाइट है मान लीजिए कि अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया, रिमेनिंग जो लाइट है, लाइट उसको अर्थ रिफ्लेक्ट करता है। जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रही होती है तो यहां पे जो ग्रीन हाउस की लेयर है, इस लेयर ने कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को एक बार फिर से अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट कर दिया और रिमेनिंग कुछ एनर्जी यहां से बाहर चली गई। समझ में आई बात? फिर से एक्सप्लेन करता हूं। सन से लाइट अर्थ पर आती है, अर्थ पर कुछ अमाउंट की लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, रिमेनिंग जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अर्थ सरफेस से जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर अगेन स्पेस में जाती है तो ग्रीन हाउस गैसेस एक बार फिर से उसका रिफ्लेक्शन करवा देती हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, पार्सली, कुछ अमाउंट, ठीक है ना। तो कुछ अमाउंट की जो लाइट है वो ग्रीन हाउस गैसेस उसको रिफ्लेक्ट करा के एक बार फिर से अर्थ सरफेस पे लेकर आती हैं और कुछ अमाउंट की लाइट ग्रीन हाउस गैसेस से होते हुए हमारे एनवायरमेंट के बाहर निकल जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर यहां पर ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो -80 डिग्री सेल्सियस होता, फिर ये अर्थ पर जीवन पॉसिबल नहीं था। अर्थ पर इंसान या प्राणी कोई भी, मतलब जो एक एनिमल्स हैं वो अर्थ पे नहीं रह सकते थे। एनवायरमेंटल स्टडी में, बायो में सर बहुत ही डीप में जाके आपको एक्सप्लेन करेंगे, मैं आपको जस्ट बेसिक बता रहा हूं आपको कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होते तो सन से लाइट रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्टली स्पेस में चली जाती, तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो -80 डिग्री सेल्सियस होता। लेकिन स्टूडेंट्स ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से कुछ अमाउंट की जो लाइट है वो ग्रीन हाउस गैसेस एक बार फिर से अर्थ की तरफ डाइवर्ट कर देती हैं। जब अर्थ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर बाहर जा रही होती है तो ग्रीन हाउस गैसेस उसको एक बार फिर से अर्थ की तरफ या अर्थ के टुवर्ड्स भेज देती हैं और कुछ अमाउंट की लाइट यहां से पास हो जाती है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता ही है, जहां पर इंसान रह सकता है, जी सकता है और अपने लाइफ की डेली प्रोसेस की सारी चीजें वो कर सकता है, ठीक है। ये तो सारे एडवांटेज वाली बातें हो गई कि नहीं ग्रीन हाउस होना चाहिए था, अदरवाइज जिंदगी या जीवन अर्थ सरफेस पे पॉसिबल नहीं था। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है? प्रॉब्लम ये हो गई है स्टूडेंट्स कि जो ग्रीन हाउस की लेयर थी वो पहले तो बहुत पतली थी, लेकिन इंडस्ट्रियल की वजह से, व्हीकल की वजह से इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो चुका है कि ये जो ग्रीन हाउस गैस की जो लेयर है ये लेयर बहुत मोटी हो गई, ये लेयर बहुत मोटी हो गई है। अब लेयर बहुत मोटी हो जाने की वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स कि अर्थ पे जब सनलाइट आती है और वो रिफ्लेक्ट होकर जब बाहर जाना चाहती है तो यहां पर ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा लाइट का रिफ्लेक्शन करवाती हैं। क्या बात समझ में है? एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये अर्थ हो गई मान लीजिए और ये हो गई ग्रीन हाउस गैसेस की एक लेयर हो गई। अब यहां से सनलाइट ऐसे आई और जब यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रही होती है
तो ग्रीन हाउस गैस का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से यहां पर ज्यादा से ज्यादा लाइट अमाउंट की जो लाइट है वो अर्थ सरफेस पर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है और बाहर बहुत ही कम अमाउंट की लाइट बाहर जाती है, जिसकी वजह से अर्थ पर कंटिन्यू टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, आपने ग्लोबल वार्मिंग सुना ही होगा, तो अर्थ पे कंटिन्यू टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो जो भी ओशियंस होते हैं, अंटार्कटिका महासागर हैं, आपने नाम सुना होगा इन सभी का। ठीक है, तो उनकी जो आइस की लेयर है वो सभी मेल्ट हो रही है। मेल्ट होने की वजह से जो वाटर लेवल है हमारे अर्थ सरफेस पे वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। बहुत सारे ऐसे नेचुरल इफेक्ट या नेचुरल प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसको हम कंटिन्यू फेस कर रहे हैं। उसका सबसे जो रीजन है वो ग्लोबल वार्मिंग ही है। और ग्लोबल वार्मिंग क्यों हुई है स्टूडेंट्स? वो हुई है ग्रीन हाउस गैसेस का कंटिन्यू बढ़ जाना। ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से जो ये लेयर है ग्रीन हाउस गैसेस की वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। अभी गैसेस का अमाउंट इंक्रीज होने की वजह से अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, अर्थ एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक वर्कशीट सेंड कर दूंगा कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा, देन जब मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा तो चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है बट इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम की। ठीक है स्टूडेंट्स।